दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी शायद। बिल्कुल 350 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, फटाफट सेशन फुल होने वाला है। दोस्तों मैं सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का होस्ट काशी यादव। आज के संडे, सुपर संडे सक्सेस स्टोरी सक्सेस मंत्रा एपिसोड के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स बिल्कुल फटाफट ज्वाइन कर जाइए, बिकॉज आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिकॉज आज हम एक ऐसे गेस्ट को रिसीव करने वाले हैं, गेस्ट स्पीकर को, जिनके पास काफी बड़ी सफलता है, वो भी काफी कम समय में। तो बिल्कुल बने रहिए। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि यूट्यूब भी लाइव हो चुका है और बिल्कुल अब तैयारी है दुगनी जीत की। बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बिल्कुल अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने कैमरेज को ऑन करके बैठे और डायरी पेन के साथ बैठे, बिकॉज आज हमें एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगी, साथ ही साथ सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं गेस्ट स्पीकर के बारे में बोलना चाहूंगा कि सर से मेरी मुलाकात आज से 7 से 8 साल पहले हुई थी। और सर मेरे साथ सेम प्रोफेशन में थे। सर को भी मौका मिला देश की सेवा करने का। सर ने भी इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना में मेरे साथ कंट्री को सर्व किया। और आज वो इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को अलविदा करके प्रेस्टीज को अपना करियर के रूप में अडॉप्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर दीपक सिंह सर को ऑन द स्टेज। और बताना चाहूंगा सर की जो यहाँ पर महीने की जो आय है वो सभी की एक ड्रीम इनकम होती है। जी हाँ, 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम। सर ऑलरेडी दो कार अचीवर हैं और सर और मैम दोनों मिलके इस बिजनेस को बहुत शानदार लेवल पे लेके आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला चुके हैं। तो आइए सुनते हैं सर की सक्सेस स्टोरी और सर से एक शानदार ट्रेनिंग भी हम लेंगे आज। तो लेट अस वेलकम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर दीपक सिंह सर ऑन द स्टेज विद बिग अप्लॉज। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग काशी एंड गुड मॉर्निंग टीम। जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं कि आप सबने मौका दिया आपके बीच में मुझे कुछ कहने के लिए। और जस्ट अभी ही मैं घर आया हूं। आज यहाँ मेगा CNT हैदराबाद में था और वो फिनिश करके सीधा आपके पास आया हूं अपनी सक्सेस स्टोरी एंड छोटा सा एक ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे कि आपको आपकी जर्नी इजी हो जाए। क्योंकि हमारे वेस्टेज का मतलब यही है, सक्सेसफुल लोगों के जो राह होती है उसको फॉलो करिए तो आप जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो इससे इस कहानी को समझेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बिजनेस जो है किस तरह से आगे बढ़ता है, और साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि टीकना जरूरी है। बहुत अच्छा सचिन तेंदुलकर बनकर हो सकता है आप टीम इंडिया को नहीं जिता पाए, लेकिन राहुल द्रविड़ बनकर आप टीम इंडिया को जिता सकते हैं। यानी कि पेशेंस बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं अपनी कहानी पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मैं जोरहाट असम में पला बड़ा और वहीं से मेरी भर्ती इंडियन एयरफोर्स में हुई थी। और क्योंकि गरीबी में बचपन मेरा गुजरा था और मैं क्लास 6 से ही ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाया करता था। तो मैं बहुत ही फेमस ट्यूशन टीचर था अपने एरिया का, क्योंकि मैं अपने ही क्लास के लोगों को मैथ्स पढ़ाया करता था। जब मैं क्लास 8 में था तो 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था, और जब क्लास 10 में था तो क्लास 10 के बच्चे को पढ़ाया करता था। तो स्कूल में इच्छा तो थी, और उस समय का आज से 20-22 साल पहले की बात करें तो उस समय एक कहानी बनती थी कि कोई बच्चा अगर अच्छा से पढ़ाई करे तो वो बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाएगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा। और मैं खुद जब ट्यूशन से भी घर नहीं चलने लगा तो मैंने इलेक्ट्रिकल शॉप में जॉब स्टार्ट किया था। और उस समय आज से 22 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, 1400 रुपए महीने में मैंने इलेक्ट्रिकल शॉप में दोपहर में काम करता था। बीच बीच में 1-2 दिन छुट्टी लेके मैं कॉलेज जाया करता था और साइकिल से जाया करता था, और फिर सुबह और शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो आप समझ लीजिए कि जीवन कितना मेरा बिजी चलता था, कितना बिजी शेड्यूल चलता था। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि एक ना एक दिन मैं अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। बीच बीच में एयरफोर्स का जब भी रैली निकलती मैं जाता। 3 बार रैली हुई, तीनों बार ही मैं सेलेक्ट हुआ। पहली बार जो है मेरिट में नाम नहीं आया। दूसरी बार क्या था, नेवी में नाम आ गया था तो एयरफोर्स वाले में नहीं गया। मैं सोचा नेवी में जाता हूँ शायद अच्छा रहेगा। लेकिन जब नेवी में नाम आ गया तो फाइनल में कुछ कारण से मैं नहीं जा पाया। हो जाता है लाइफ में बहुत कुछ। और तीसरी बार जब मैं बोला इस बार तो लेना ही है एयरफोर्स में जॉब, क्योंकि एक तो एयरफोर्स स्टेशन के एरिया में रहते थे तो एयरफोर्स से लगाव भी था। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स जोरहाट जो थे वहां पर होटल चलाया करते थे, तो लगाव भी था एयरफोर्स से और एयरफोर्स में जाने की इच्छा भी थी। और क्योंकि उस समय जो रैली में क्वेश्चन आया करती थी एयरफोर्स में, वो क्लास 10 के बुक से आया करती थी, और मैं क्लास 10 का बुक को रट लिया था क्योंकि मैं उसी का टीचर था।
तो क्वेश्चन आने से पहले ही मुझे आंसर याद हो जाता था, तो मुझे ये तो पता था कि एक भी सेलेक्ट होगा तो मैं जरूर होऊंगा। तो रैली में करीब 26 लोगों ने मेरे साथ दिया, और उसमें से बोला सिर्फ एक ही जन को भर्ती हुआ है, तो वो बता सकते हो कौन? तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने बोला कि जब इतना ही कॉन्फिडेंस था तो एनडीए क्यों नहीं दिया? तो मैंने बोला मुझे इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना है। तो मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए एयरमैन भर्ती आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले हुआ था, 2000 में मेरी भर्ती हुई। और बड़ी खुशी खुशी मुझे लगा मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, और इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो चुकी है, अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। जनरली हम यही सोचते हैं सरकारी नौकरी मिला तो गरीबी खत्म। यहाँ पर आके पता चला कि उस समय टोटल तनख्वाह जो थी 7,000 थी, कट कटा के मुझे 5,500-6,000 मिलती थी। फिर भी मैं बहुत खुश था कि कुछ तो मिलता था। आधे से ज्यादा पैसा मैं अपने मम्मी को दिया करता था, क्योंकि मम्मी पापा बहन तीनों जोराट में रहते थे, तो मनी ऑर्डर किया करता था। तो इस प्रकार से मेरी जिंदगी इंडियन एयरफोर्स में शुरू हुई थी। आज के दिन आपको लगेगा कि 20 साल पहले इतना कम तनख्वाह थी, ये सच्चाई है। अगर पे कमीशन अगर लास्ट 2005 और 2015 वाला नहीं आया होता, तो सरकारी नौकरी वाले गरीबी की जिंदगी जी रहे थे उससे पहले। किसी को भी उनके फादर का अगर सैलरी याद हो तो वो याद होगा कि एक्चुअल में बहुत कम था उस समय से। और फिर भी मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रहा था, और दौड़ रहा था क्योंकि दौड़ना था। और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कार उस वक्त ले पाऊंगा, क्योंकि घर भी चलाना था। उसी बीच मेरे जीवन में शोभा सिंह आई थी, और शादी करे तो करे कैसे, पैसा कहाँ से आए? तो जहां से भी इंतजाम करके शादी के लिए हमने अपना रास्ता बनाया। लेकिन शादी करके भी मैं अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, या तो मैं अपनी फैमिली को साथ रख सकता था या फिर पेरेंट को देख सकता था। और मुझे सेकंड ऑप्शन चूज करना मेरे लिए कंपल्सरी नेचर था, और ऐसे मेरा पुत्र धर्म भी था। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, एंड वाइफ जो थी मेरी, वो अपने पापा के घर में रह के ही पढ़ाई की। उसको अच्छा से पढ़ाना था, लेकिन बिहार में एक होता है ना कि बेटी के लिए तो उतना ही पढ़ाओ जितना से शादी हो जाए। तो उनको भी इग्नू में एडमिशन कराया गया था, उस समय कॉलेज में नहीं भेजा गया। तो वो इग्नू से पढ़ रही थी, लेकिन मैं फिर भी सोचा कि ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसको नौकरी मिल जाएगा, तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और एक बार उसको टीचर के जॉब के लिए उनको उसने सिर्फ इंटरव्यू ही दिया, तो मैं मुझे सपने देखने लग गया कि अब मेरे पास कार होगा, बंगला होगा, घर होगा, सिर्फ 9,000 की सैलरी में ही। 2000 मतलब ये कब की बात है, 2016 की बात है शायद। कब की बात है सर? हाँ, 2006 की बात है। तब भी मैं सपना देखने लग गया कि शायद मेरी जीवन बदल जाएगी, अब मैं और वाइफ दोनों मिलकर कमाएंगे। ये था उस समय का सिचुएशन। फिर मैं दिल्ली पोस्टिंग आया, और दिल्ली में मैंने एक एयरफोर्स वाले पर्सन को कार चलाते हुए देखा। तो मैं गया उसके पास।
क्लिक करने के बाद मैंने एक चीज ठान लिया कि इस जीवन में ऐसी जगह बिल्कुल भी काम नहीं करना है जो लेफ्ट राइट का सिस्टम हो, जहां कैलकुलेशन हो, जहां स्कीम हो, जहां स्कैम हो। और बाइनरी सिस्टम्स को उस दिन से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं एक चीज समझ गया कि बाइनरी सिस्टम में आज नहीं तो कल सिस्टम को बंद करना ही पड़ता है। और 2 दिन पहले मैंने एलओबी के कैलकुलेशन में भी आप लोगों को क्लियर किया था कि विद टाइम वहां पर परमानेंट अचीवर ज्यादा हो जाते हैं, तो रेट कम हो ही जाता है, और रेट कम होने के कारण वो सिस्टम फ्लॉप हो ही जाता है। और यही कारण है कि उस दिन के बाद से आज तक मैंने बाइनरी सिस्टम में दोबारा नहीं आया। लेकिन होनी को कौन डाल सकता है, यूं ही चलते चलते एक अननोन पर्सन ने मुझे वेस्टिज के बारे में बताया। एक्चुअल में मैं वेस्टिज जानने के लिए गया ही नहीं था। एक विजेंद्र नाम के सर थे, उन्होंने बुलाया, दीपक क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने बोला सर अब तो मनी रोटेशन से तौबा कर लिया है, आप बताइए। तो बोला एक नया प्लान आया है और एकदम अच्छी है, तुम आके मिल लो। तो मैं गया था रमेश नगर में उस पर्सन से मिलने के लिए, और वो अशोक नाम के एक और पर्सन को लेकर आए हुए थे। तो वो दोनों बैठे अपना प्लान बताने के लिए, और वहीं पर बगल में हमारे गुरुजी संतोष यादव सर भी बैठे हुए थे। और वो अशोक जी को और उनको बड़े गौर से 1 घंटा लगा के फुल अच्छा से प्लान बता रहे थे। और मैं सोच रहा था कि ये क्या खा रहे हैं, फ्लैक्स का डेमो दे रहे थे, मैंने ये क्या बता रहे हैं, मैंने साबुन तेल शैम्पू बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। मेरे माइंड में तो ये बात नहीं आई नहीं रही थी अंदर। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि जानने में क्या हर्ज है। तो मैंने ध्यान से सुना। सुनने के बाद 1-2 प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, और उनका मेहनत मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको भी पता था कि ये दोनों बंदे आने वाले नहीं है, लेकिन वो शिद्दत से प्लान बता रहे थे। तो मुझे वो शिद्दत पसंद आई। और जैसे प्लान खत्म हुआ, वो दोनों बोले अच्छा दीपक भाई चलते हैं। तो मैंने बोला बैठिए, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आप दोनों मेरे अपलाइन बन जाइए। तो क्योंकि आप दोनों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, तो यू बोट आर माई अपलाइन। तो मैं अगर संतोष सर से अगर कहेंगे तो थर्ड डायरेक्ट हूँ। विजेंद्र जी का पहला आईडी, अशोक जी का दूसरा आईडी, दीपक सिंह का तीसरा आईडी है। तो मैंने अपना तीसरा आईडी लगाया, और उस समय मैंने फुट पैच और 1-2 प्रोडक्ट लिए। उसके कारण मुझे 15-20 रुपए का इनकम आया होगा। और फुट पैच भी लेने का कारण ये था कि सर ने बहुत अच्छा से बताया कि फुट पैच अगर हम यूज करते हैं तो हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन साफ होता है, ब्लड वेसल्स क्लीन होता है। तो उस समय मेरे जिया जी का किडनी फेलियर चल रहा था, तो मुझे लगा उनको यूज कराने में क्या हर्ज है। और उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव ऑरा भी संतोष सर से मिला। तो बहुत कम मिनिमम टॉक पे, यानी कि लगभग मैंने संतोष सर से बात किया ही नहीं था। डायरेक्टली फॉर्म भर के मैंने ज्वाइन कराया, उन दोनों का भी फॉर्म मैंने भरा और खुद ही साइन किया। और फिर वहां पर ज्वाइनिंग करा के उन दोनों को भी 1000 का परचेस कराया, मैंने भी किया। तो अपनी क्लोजिंग मैंने खुद की थी पहली बार ज्वाइनिंग में। इतना करने के बाद घर आया, अपने जिया जी को बोला कि ये फुट पैच आप कंटिन्यू लगाइए। और उनको मैंने 10 सीक्रेट मूवी दिखाया। मुझे एक चीज अच्छी तरह से पता था कि अगर जीने की इच्छा आ जाएगी तो आप अपने आप को कैसे भी अच्छा कर सकते हैं। द सीक्रेट मूवी दिखाया, मोटिवेट किया, एंड फुट पैच कंटिन्यू 5 डेज लगाया। तो उन्होंने अपने आप से कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं आसाम जा रहा हूँ। हर तीसरे दिन डायलिसिस करने वाला पर्सन अगर इतना मोटिवेट होकर निकला और सचमुच वो ठीक हो गए, तो अपने आप में मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा। और मुझे लगा कि अब इसको यूज करने में क्या हर्ज है प्रोडक्ट को। तो मैंने फिर भी स्पेरुना नोनी लिए और उसको यूज करना शुरू किया। काम नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में उस वक्त भी मेरे पिछले बाइनरी कंपनी का 50,000 गुजरा था, 1 लाख रुपया गुजरा था। और मुझे लग रहा था कि वहां पर मेरा सपना फिर भी हो सकता है, शायद वो जो नया कंपनी ट्रांसफर हो रही है उसमें मेरे सपने बन जाएंगे। मन में एक तरफ था कि मेरा सपना टूट गया, मेरा बेस पूरा खत्म हो गया, लेकिन दूसरे तरफ था कि शायद मैं फिर से बना लूंगा। हिम्मत था, क्योंकि अपलाइन जो था बहुत अच्छा से काउंसलिंग करता था। फिर उसमें नया प्रोडक्ट आया स्पेरुलिना, और स्पेरुलिना का कॉस्ट था 780 रुपीज। तो वाइल्ड लाइफ जो कंपनी थी उसकी स्पेरुलिना मैंने देखा, और फिर मैंने संतोष सर को कॉल किया कि सर मुझे स्पेरुलिना 50,000 का चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या बात है? तो मैंने बोला मेरी कंपनी में भी स्पेरुलिना आई है, आपके पास तो 250 में मिल रहा है, मेरे पास आप 780 में बिकता है। डब्बा बदल के या लोगों को कन्विंस करके मैं ज्यादा दाम में निकाल सकता हूँ, आई हैव ए कैपेसिटी। तो बोला एक काम करो, रमेश नगर ऑफिस पहुंचो। तो मैं रमेश नगर ऑफिस में पहुंचा, और वहां अवधेश सर थे, उस समय वो डायमंड डायरेक्टर थे। और उन्होंने उनको गाइड किया कि बोला कि दीपक जी आएंगे, आप उनको बताइए कि वेस्टिज क्यों करना है। तो उस वाई वेस्टिज का जो मैंने उस समय उनसे पूछा, जितने सवाल, उनके सवाल के जवाब से मैं सेटिस्फाइड हुआ कि उन्होंने बताया कि आप जितना भी लेफ्ट राइट में मेहनत करोगे, वो मेहनत एक ना एक दिन बेकार होना है, जैसे अभी हुआ है। और आप अगर वेस्टिज में करोगे, आज नहीं तो कम लाखों की टीम बनाएंगे। और अच्छा आप ये बताइए कि उस कंपनी में आपकी कितनी टीम थी? तो मैंने बोला 200-250। बोला आप वहां 200-250 की लोगों की टीम बना के अपने आप को तोप समझ रहे हैं, और यहाँ संतोष सर की 30,000 लोगों की टीम बन चुकी है।
तो मैंने बोला 6 महीना पहले तो मैंने सुना ही नहीं था इतना, आज 30,000 कैसे हो गई? तो मैंने फिर वहां पर रमेश नगर ऑफिस में रावत जी बैठते थे, उनके वहां से मैंने चेक किया, और चेक करने पर कंफर्म हुआ, यस सर जो है डायमंड डायरेक्टर है, लाख रुपए की डायमंड डायरेक्टर में भी संतोष सर का लाख रुपए से ऊपर का इनकम था। और वो उनका चेक किया और तब मुझे फेट इंक्रीज हुआ, यस इसमें काम करना चाहिए। जब मैंने डिसीजन लिया, देखिए ये चीज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप ठान लेते हो तो काम हो जाता है। बच्चा उस दिन पैदा नहीं होता है जब आप उसका बर्थडे बनाते हैं, एक्चुअल में उससे 9 महीना पहले जब पेरेंट ठान लेते हैं ना तब होता है। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे वेस्टेज करना है, मैंने अपनी डायरी निकाली, डायरी और पेन निकाला और लिखना शुरू कर दिया। जितने लोगों को जानता था, पुरानी टीम के जितने भी लोग थे, स्ट्रक्चर मैंने खुद बनाया, और स्ट्रक्चर खुद बनाने के बाद मैंने प्रेफरेंस उसी रैंक में डाला। यानी कि सबसे बड़ा अपलाइन जो मेरे पिछले कंपनी में, उसको टॉप में, उसका अगला, उसका अगला, उसका अगला करके एक लंबा सा लाइन खींच दिया, उसका अगला लाइन भी लंबा सा खींच दिया। सबसे नीचे में मैंने 3-3 हजार रुपए की बिलिंग की और फिर सबको इन्फॉर्म करना शुरू किया, भाई मैंने एक नए कंपनी नए सिस्टम में स्टार्टअप किया है और आपको 750 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप 5,000 का बिजनेस देते हैं। तो अगले से 5,000 का लिया, उससे ऊपर वाले को बोला 8,000 का बिजनेस देते हो, तो उस समय फास्ट 8% 7,500 रुपए के बिजनेस में हो जाता है। तो लगभग मैंने वही कॉम्बिनेशन नीचे से ऊपर उठ के किया और 11% तक लेवल मेरा आ चुका था जब मैंने डिसीजन लिया था वर्किंग। और उस दिन मैंने एक ही महीना में शायद 5 या 6 दिन काम करके अपना क्लोजिंग करके मैंने अपने आप को डायरेक्टर बनाया। और संतोष सर उस समय फर्स्ट फॉरेन टूर के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो तो निकल चुके थे। तो मैंने कॉल करके बोला कि मैंने 80,000 बिजनेस 85,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया है, 5,000 और बिजनेस वॉल्यूम कर दूं क्या, आपका एलओबी आ जाएगा। तो संतोष सर हंसने लगे, मतलब मेरा एलओबी का क्यों फिक्र कर रहा है, फिर भी करना है तो कर दो। तो मुझे ये एक आदत थी कि करना है तो सबके लिए करना है। और मैंने फिर उस समय 90,000, उस समय पीवी के हिसाब से कैलकुलेशन हम नहीं करते थे, बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से करते थे। तो मैंने किया और उस बार से मेरा स्टार्टअप हुआ। पहला इनकम जो वर्किंग इनकम मेरा वेस्टेज में आया वो 11,300 रुपया का आया। आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर मैंने फोकस करके काम करना शुरू किया। दूसरे महीने में सिल्वर डायरेक्टर बना, तीसरे महीने में एलओबी अचीवर बना, और फिर मेरी पोस्टिंग आ गई हैदराबाद। ऐसा बहुत बार होता है कि आप सिस्टम को सीख नहीं पाते, लेकिन आपको करना तो है। तो मुझे करना तो था ही। तो मैंने पिछले कंपनी में जो सीखी हुई चीज थी उसी को अप्लाई करके मैंने गिरते पड़ते इस बिजनेस को किया। और 40,000 रुपए का इनकम तो मैंने 3-4 साल ऐसे लिया जैसे कोई सैलरी ले रहा होता है। और बीच बीच में दिल्ली जाता था तो सबसे मिलता था। मोइन खान जी मेरे पैरेलल है, यानी कि मेरा ये आईडी है तो मोइन खान जी के ये है, और हम दोनों के कॉमन अपलाइन जो है वो संतोष सर है। तो हम लोग मिलके क्लोजिंग किया करते थे। संतोष सर लाजपत नगर आते थे और क्लोजिंग का दिन हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठ के लोगों से बात करके क्लोजिंग कराया करते थे। तो संतोष सर को भी लगता था कि दीपक को तो सब आता ही है जब वो क्लोजिंग करा रहा है तो। और एक्चुअल में मैंने वेस्टेज के बारे में उतना नहीं सीखा था जितना पिछले कंपनी का आता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट भी था। लेकिन एक आ जाता है ना कि आता तो है। और वही चक्कर में मैं हैदराबाद आके अपने हिसाब से करता रहा और काम कर चलते 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 डायमंड भी बना, क्राउन भी बना, और आज के दिन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ। और इस बिजनेस में हाईएस्ट पे आउट जो आया है 3.5 लाख रुपया का आया है। लास्ट 1 ईयर का ऑन एवरेज 2 लाख प्लस का पे आउट चल रही है। 2 कार अचीव हो चुकी है। इस बिजनेस से 1 करोड़ प्लस का अर्निंग हो चुका है। मेरी जीवन बदल गया वेस्टेज में काम करके। यानी कि दिल्ली का पूरा मेरा टेन्योर जो रहा ना स्ट्रगल का रहा, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ। और हैदराबाद आके सक्सेस मिला, नो डाउट। और अब भी मैं सीख ही रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं पढ़ाई नहीं करता, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं लोगों को सिखाने में नहीं जानता। क्योंकि मेरी एक प्रिंसिपल, मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक प्रिंसिपल तो ये बनाया कि आपके कारण इस दुनिया में किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं होना। तो मैंने जब तक बिजनेस किया हमेशा लोगों को लाइफ लॉन्ग गारंटी वारंटी दिया। बोला वेस्टेज कंपनी की तरफ से आपको 30 डेज का है, मेरी तरफ से जीवन भर का है। वेस्टेज मार्केटिंग के कारण एंड दीपक सिंह के कारण आपको 1 रुपया का नुकसान नहीं होगा। फिर दूसरा प्रिंसिपल ये चलाया कि भगवान पर अटूट विश्वास रखा कि वो है मुझे देखने के लिए, और कैसे भी मेरा काम चल जाएगा। मेरी पोस्टिंग यहाँ से हैदराबाद से दिल्ली कानपुर हो गई। और उस समय यहाँ टीम संभालने के लिए कोई नहीं था, और मेरी वाइफ भी उस समय तक वेस्टेज उतना नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने जब पूरा बिजनेस उनको हैंड ओवर करके गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा से टेक ओवर किया, और टेक ओवर करके उन्होंने बिजनेस को चलाया भी। और मैं क्राउन डायरेक्टर से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना, तो बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी वाइफ का भी रहा। तो हम दोनों एक और एक मिलके 11 बने। और इस बिजनेस को कंटिन्यू चलाते हुए अगर कहें तो 6-7 साल हुआ, और इस 6-7 साल में मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गई।
आज बहुत अच्छे घर में रह रहा हूँ। दिल्ली में मेरा 3 BHK हाउस है जो बन के तैयार है, बस उसको मेरा गृह प्रवेश होना बाकी है। और अगर सक्सेस की बात करें तो सक्सेस की जर्नी जो होती है वो अकेले की नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहता है। मेरी बहुत प्यारी टीम है, और जैसे बालकिशन पुरीजर है जिन्होंने बहुत अच्छे से एक दोस्त की तरह दोस्ती निभाई है, और जगोदा जी है मेरे डायमंड डायरेक्टर जो बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। हैदराबाद में भी 3 स्टार डायरेक्टर है, त्रिपत जी है, डॉक्टर महालक्ष्मी है, आशु मैम है, और एक हमारे तिलक जी भी है जो आसाम से हैं। तो इस प्रकार से हम एक टीम बनाई है, और इस टीम के सपोर्ट के कारण मैं आगे बढ़ा हूँ। और इन सब के सपोर्ट से के साथ साथ में एक और चीज है जो आपको पालना पड़ता है, माइंड में बनाना पड़ता है माइंडसेट को। और ये माइंडसेट के लिए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, क्योंकि मुझे यहाँ हैदराबाद में सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने अपना गुरु जो माना, यहाँ पर जो भी ट्रेनर बनते हैं या कहीं भी कुछ भी ट्रेनिंग होता, तो हैदराबाद में मैंने ओरिजिनल जो मिलियनर माइंड इंटेंसिव होती है वो 3 बार अटेंड की। अपनी वाइफ को भी अटेंड कराया, अपनी टीम को भी अटेंड कराया। फिर अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ। 1 लाख किलोमीटर मैंने बाइक चलाई तो कार में आया, और 1 लाख किलोमीटर मैं अगर कार चला लूंगा अपना, अभी 40-45,000 हो चुका है, तो मैं BMW में भी आ जाऊंगा। और 1 लाख किलोमीटर BMW चलाऊंगा तो हवाई जहाज में भी आऊंगा। तो मैं अपना हिस्से का मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी अपने हिस्से का मेहनत करना होगा। मेरी सक्सेस जर्नी में बहुत बड़ा सपोर्ट ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का रहा, जो मेरी वाइफ चलाती है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने सिस्टम को मेंटेन किया। तो आप उनकी कहानी, उनकी जवानी सुनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू गुड काशी मॉर्निंग सर। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग काशी सर, और थैंक यू दीपक सर, बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया आपने अपनी स्टोरी के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम शोभा सिंह है, और थोड़ा सा अपने बारे में बताने से पहले, हम दोनों ही बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही झुकाव है, तो हम अपने प्रभु को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमको मानव शरीर दिया है। और आज उनकी ही देन है कि आज एक बहुत अच्छी लाइफ मिल चुकी है, सेलिब्रिटी वाली लाइफ मिल चुकी है। तो उनको कोटि कोटि नमन है। फिर साथ ही साथ अपनी टीम को भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह देते हैं कि अगर वो ना होते तो शायद इस मुकाम में हम लोग ना पहुंचे होते। और हम अपने ग्रेट अपलाइन जो हमारे मेंटोर है संतोष यादव सर, उनको कैसे भूल सकते हैं। अगर वो रास्ता ना दिखाते तो आज दीपक सर कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बारे में सोच विचार भी ना किया होता, फुल अपना एयरफोर्स की नौकरी कर रहे होते, ट्रांसफर के बाद ट्रांसफर ले रहे होते, और फिर बुढ़ापे के बाद फिर रिटायरमेंट लेने के बाद कहीं कोने में बैठ के हम दोनों अपना जो जीवन होता वो व्यतीत करते। अगर वो ना बताते तो शायद मैं अभी भी बैंक की नौकरी में जाकर कंट्रोल F, कंट्रोल C, कंट्रोल P यही कर रही होती, जो भी फिनेकल होता है उसी में काम कर रही होती। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद, और अपने माता पिता को धन्यवाद। और जैसा कि दीपक सर ने बोला है कि मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताना है, और शोभा सिंह नाम है, इलाहाबाद में जन्म हुआ है। मेरे पिताजी भी एयरफोर्स में थे, उनका भी परिवार बहुत बड़ा था, किसान परिवार से थे। और एक इनकम, जैसा कि दीपक सर ने बोला है कि उनकी 5,000 की तनख्वाह पे उनका रिक्रूटमेंट हुआ था, मेरे पिताजी की जो तनख्वाह थी स्टार्टिंग में वो 300 रुपए थी। और जब मैं जन्म ली तो शायद करीबन 2,000 ऐसे ही होगा, या 1,500 रुपए ऐसे ही था। और मुझे दिखता था कि इतना कम सैलरी में इतना बड़ा परिवार को संभालना उनके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे तैसे वो संभालते थे, हमेशा मुस्कान बनाए रखते थे। और मैं उनको देखकर, उनकी दिक्कतों को देखकर कभी भी किसी भी चीज का डिमांड नहीं करती थी। जो भी पसंद आता था तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोक लेती थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिताजी का ये प्रॉब्लम चला है, तो अपनी कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को रोक लिया करती थी। दिखने में अपने आप को इतने अच्छे तरीके से नहीं रख पाती थी, क्योंकि पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। सवारना, सजना संवरना क्या होता है, ग्रूमिंग क्या होता है, वो कुछ नहीं पता था। मेरी मम्मी इलिटरेट थी, तो घर में एक पढ़ाई का जो माहौल होता है वो भी माहौल नहीं बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी मैं दूर भागती थी। जो भी समय मिलता था
उसमें बस खेलना कूदना यही लगा रहता था। तो 10th क्लास भी जैसे तैसे पास किया है, लेकिन 12th क्लास में कहीं ना कहीं समझदारी आ चुकी थी कि तो 12th क्लास मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो मेरा जो एडमिशन करवाया गया वो ओपन यूनिवर्सिटी में करवाया गया। जिसका ये परिणाम हुआ कि जहां पर भी मैं इंटरव्यू देने के लिए कोशिश करती थी, तो वहां पर पहले ही आपका कॉलेज का नाम देखकर वो लोग मेरा सिलेक्शन नहीं करते थे। वो बाद में पता चला कि एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज का कॉलेज से पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो करिकुलम जो सीवी होता है, रेज्यूमे होता है, उसका करीबन 1 केजी या 2 केजी वेट तो बढ़ ही जाता है। तो वो बाद में पता चला, लेकिन जैसे तैसे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। जो लड़की पहले से ही अकेले रहती थी, अपने आप को अच्छा नहीं मानती थी, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, उसको पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सी बस कहाँ पर जाती है, लड़कियां कैसे क्या बातें करती, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करने के बाद फिर क्या होगा, मैं और पागल की जैसे होती जा रही थी, अकेले पढ़ाई करती रहती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे तैसे पढ़ाई करना है क्योंकि सपने थे मेरे। रियलिटी शो जो भी देखती थी, तो रियलिटी शो देखते समय जो स्टैंडिंग ओवेशन जो भी विनर्स को मिलता था, वो स्टैंडिंग ओवेशन देखकर मुझे लगता था कि ये स्टैंडिंग ओवेशन और ये तालियां पाने के लिए मुझे उस लेवल पर जाना पड़ेगा। तो गाना गाना तो आता नहीं था, गला इतना सुरीला नहीं दिया प्रभु ने, ना ही डांस करना, नृत्य की कला भी उन्होंने नहीं दी, ना ही इतना बड़ा दिमाग दिया कि मैं कोई इन्वेंशन कर पाऊँ। तो ये सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। एकमात्र एक दरवाजा खुला था मेरे लिए कि कहीं न कहीं मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाऊँ। एयरफोर्स के माहौल में थी, तो मैं ये देखती थी कि पिताजी जब भी जाएँगे, तो जो भी लेडी ऑफिसर आती हैं, तो लेडी ऑफिसर को देखते ही वो स्टैंडिंग मतलब कि एकदम सैल्यूट मारते थे। और सैल्यूट एक सोल्जर कैसे मारता है आप सभी को पता है, पिक्चरों में तो आप देखते ही हैं कि सैल्यूट जब मारते हैं तो उनकी जूते की जो आवाज होती है वो बहुत ही मतलब एकदम रोंगटे खड़े होने वाली होती है। जो उनका पोस्चर होता है वो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला होता है। तो मुझे लगता था कि अरे ये लेने के लिए मैं ये तो बन सकती हूँ, शायद मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा ना। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस से जब पढ़ाई कर रही हूँ तो वो भी सपना टूट गया, है ना? तो ये सपना मुझे लग रहा था कि नहीं, पूरा नहीं हो सकता, ना ही मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा, ना ही मान-सम्मान मिलेगा, ना ही मेरे लिए कहीं पे भी तालियाँ बजेंगी। तो कहीं न कहीं वहाँ से मन हटाकर फिर अपना पढ़ाई में जैसे-तैसे कंटिन्यू करना स्टार्ट किया और दीपक सर से विवाह हुआ मेरा 2004 में। परिवार बढ़ा, 2006 में मैं एक माँ मतलब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। और फिर जब आईसीआईसीआई बैंक में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, तो बच्चे को छोड़कर मैं नौकरी करना स्टार्ट की। और मेरा जो भी प्लेसमेंट होता था बहुत दूर-दूर में होता था। पता नहीं प्रभु की क्या उन्होंने रचा हुआ था कि मुझे कभी भी पास में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से मेरठ दिल्ली रोड ब्रांच, मेरठ दिल्ली रोड ब्रांच से पुष्पांजलि ब्रांच जो कि गाजियाबाद में आता है। पुष्पांजलि से फिर उसके बाद उन्होंने झंडे वाला दिल्ली में वहाँ पर किया। तो बस से आना-जाना, ट्रेन से आना-जाना लगा रहता था। हैदराबाद में जब पोस्टिंग आई तो मुझे लगा कहीं न कहीं नियरेस्ट लोकेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी इतना दूर लोकेशन मिला कि हम रहते थे कहीं और पे बेगमपेट में और मेरा प्लेसमेंट हुआ था गच्चीबौली, जो कि ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था। ट्रेन से मैं हाईटेक सिटी जाती थी, फिर वहाँ से बस पकड़ के, फिर ऑटो पकड़ के और दौड़ के पंच इन करती थी कि 9:15 में कैसे भी अपना आईडी कार्ड गेट पे दिखा देना है। क्योंकि अगर आपने 9:15 में आईडी कार्ड नहीं दिखाया तो उस दिन की तनख्वाह आपकी माइनस हो जाएगी या आपका लेट साइन इन होगा। और लेट साइन इन होने के लिए आपको ग्रेस पीरियड 3 मिलता था और 3 पीरियड से ज्यादा हो जाएगा तो सैलरी कट और आपको अपने बॉस के सामने उनकी डांटें खानी पड़ती। तो 9:15 में कैसे भी पंच इन हो, चप्पल टूट जाए, पर्स हाथ से छूट जाए, फ़ोन हाथ से छूट जाए, कुछ भी हो, आपको चोट लगे, लेकिन 9:15 में मेरा आईडी कार्ड वहाँ पर पहुँचना चाहिए गेट के पास और पंच इन होना चाहिए। और पंच इन होने का समय था, साइन आउट होने का भी समय था, लेकिन जो टाइमली पंच इन करता है, जो टाइमली पंच आउट करता है, वो उनके मुताबिक काम नहीं करते हैं।
वो लोग ज्यादा काम करते हैं जो टाइम से आते हैं और लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, उनके मुताबिक वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं टाइमली आती थी, टाइमली जाती थी, तो मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा खराब हो जाता था कि तुम तो टाइम से आती हो, टाइम से जाती, तुम तो एक्स्ट्रा लोड लेती ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कम हुआ। 7 साल लगे हैं मुझे 14,000 की सैलरी से पहुंचने पर, करीबन 27,000 की सैलरी पर पहुंचने के लिए मुझे 7 साल लगे हैं, और 27,000 की सैलरी से 55,000 की सैलरी पर आने के लिए मुझे 5 साल लगा है। 12 साल नौकरी किया है, साइन इन साइन आउट, साइन इन साइन आउट, यही खेलते खेलते टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। काम अच्छा कभी कभार किया तो एप्रिसिएशन भी नहीं मिला, क्योंकि अगर एप्रिसिएशन आपको बॉस देता है तो कहीं ना कहीं मन में वो